इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने ये क्वेश्चन को इनकम्प्लीट रखा था। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, देन आगे जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया था, वो एनालिसिस किया था, कुछ सिलेबस बताया था आप लोगों को, और 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। चलिए आज हम इसका फिर से करते हैं, बताते हैं आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ये इस तरीके से हमारे पास एक रेटेड डिवाइस था, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से आपको बताता हूँ। So first of all, let's read the question. Okay. So determine the external resistor required to reduce the line voltage from 120 volt to 72 volt for the operation of a device. The device is rated for 120 volt 100 watt. Options are 96 ohm, 240 ohm, 144 ohm and 48 ohm. तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेई 2021 में, ठीक है। इसका एग्ज़ाम हुआ था 24 मार्च 2021। तो अभी हम 2021 के ही क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बेसिक कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डिवाइस है। चलिए एक डिवाइस को हम इस तरीके से बना लेते हैं कि हमारे पास ऐसा एक डिवाइस है। ओके, अब इस डिवाइस में ये 2 इसके टर्मिनल्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि ये इसका जो रेटिंग है 120 वोल्ट और 100 वाट है। कितना है? 120 वोल्ट एंड 100 वाट, ये इसकी रेटिंग है, ठीक है, पावर रेटिंग है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि डिटरमिन द एक्सटर्नल रजिस्टर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज फ्रॉम 120 वोल्ट टू 72 वोल्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस। सपोज यहाँ पे जो वोल्टेज था पहले वो क्या हो रहा है? 120 वोल्ट। चलिए एज्यूम कर लेते हैं जब हमने रजिस्टर को कनेक्ट नहीं किया है। मान लो यहाँ पे कितना आ रहा है? 120 वोल्ट। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा? 120 वोल्ट मिलेगा आपको। नाउ सेकंड केस क्या बोलता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाने से इसका वोल्टेज क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो वो रिड्यूशन कैसे होगा? देखो आप लोग सबको पता है कि जब भी हम सीरीज़ में कोई रजिस्टर लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे होता है वोल्टेज ड्रॉप। करंट में कोई अंतर नहीं होता, बस क्या होता है, सीरीज़ में जब लगाते हैं तब वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो हमारा जो ये तो पहले से था 120 वोल्ट जो सप्लाई है, और यहाँ पर हमने एक आर रेजिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है। और यहाँ पर एक मान लेते हैं आर डिवाइस, जो डिवाइस हमको दिया हुआ, ठीक है। तो इस डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाना चाहिए? 72 वोल्ट्स हो जाने चाहिए, करेक्ट है। तो आपको ये पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। देखो अगर हम यहाँ से 120 वोल्ट से आर डिवाइस तक जो भी करंट जा रहा है, जब हमने आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, तो वो करंट अगर हम निकाल लेते हैं, लेट्स सपोज आई, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा। कैसे? देखो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से इसको KVL अप्लाई करते हो, तो मैं यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले निगेटिव पॉइंट आ रहा है -120, फिर आ रहा है आगे आर एक्सटर्नल इनटू करंट। तो करंट की वैल्यू क्या है? कैपिटल आई है, ये हम रख लेते हैं, प्लस आगे है आर डिवाइस, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम 72 लिख के इक्वल टू 0 करेंगे। ये KVL इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको आर एक्सटर्नल का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए 120 इधर निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 72 पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आर एक्सटर्नल इंटू आई। अब करना ये है कि जो आर एक्सटर्नल है इसका फॉर्मूला हमको निकालना है। तो आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 120 माइनस 72 डिवाइडेड बाय आई। सो अगर हम इस पे आई की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। बट हम आई कैसे निकालेंगे, तो उसको आप समझना है आपको कि देखो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस अगर डिवाइस का पता चल जाता है और वोल्टेज तो पता ही है, तो यहाँ पर आई निकाल सकते हैं हम लोग। और ये सीरीज़ में कनेक्ट होने के कारण करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट में। तो चलिए आर डिवाइस कैसे निकालेंगे। तो ये जो रेटिंग दी हुई है इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिवाइस का रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो आपको बोला फॉर्मूला पता होगा पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर से। ओके, सो पावर रेटिंग जो होती है रजिस्टर की, वो होती है आपकी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिखते हैं और वी स्क्वायर बाई आर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको आर निकालना है, तो आर डिवाइस आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। सो यहाँ पे रखेंगे वी की वैल्यू जो है 120 वोल्ट, रेटेड वैल्यूज रखी जाती है, और इसका कर देंगे स्क्वायर डिवाइड बाई पी इज़ 100। So after squaring the 120, we will get 14400 divided by 100. So here you will get 144 ohms for our device. Okay. Now हमें करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज जो कि 72 वोल्ट है डिवाइडेड बाय 144। सो 72 टू ज़ा 144 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, एंड फाइनली आपको आई मिल जाएगा 0.5 एम्पियर, या आप कह सकते हैं 1.2। सो यहाँ से करंट हमने निकाल लिया, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए 120 में 72 माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, ठीक है, और 12 हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4, और आई की वैल्यू है 1/2। अब ये 1/2 है तो 2 पर आ जाएगा, 48 इंटू 2, दिस विल गिव यू 96 ओम। सो आर एक्सटर्नल आपका कितना मिल गया, आपको मिल गया 96 ओम्स। सो इस तरीके से ये जो इनकम्प्लीट था क्वेश्चन इन्हें कंप्लीट किया। ओके, सो लाइकवाइज हमने देखा कि इस तरीके का भी थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन आता है, तो ये आपका पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर के टॉपिक में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ, पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि किस तरह का सिलेबस होता है आपका, और क्वेश्चन किस तरीके से बने हुए हैं, अभी का ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी पावर रेटिंग ऑफ ए रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन अ रजिस्टर इज रेटेड फॉर 2.5 किलो ओम्स 1 वाट। ओके, पावर रेटिंग है 1 वाट एंड रेजिस्टेंस वैल्यू इज 2.5 किलो ओम। Determine its maximum voltage and current ratings. Determine its maximum voltage and current ratings. तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज क्या अप्लाई किया जा सकता है, प्लस इसका जो करंट है मैक्सिमम वो क्या हो सकता है। तो आपको जैसे कि पता है कि कभी भी कोई रजिस्टर होता है तो उसमें वोल्टेज रेटिंग दी जाती है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर बताया जाता है, क्योंकि पावर का रिलेशन होता है हीट से। अगर ज़्यादा रेटिंग होगी तो उतना हीट को एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर सके, उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो वी रेटेड और पी रेटेड, ठीक है। तो इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, वी रेटेड के लिए वी आर ए टी एंड पी रेटेड के लिए पी आर ए टी, ठीक है, समझ में आएगा। तो अब देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो आपको आर की वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू दी है, आपको वी स्क्वायर निकालना है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो पी का वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1 वाट है, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है 2.5 किलो ओम्स है ना। अब किलो ओम है तो हम इसमें क्या लगा देंगे 1000। अब देखिए इसका 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500, और यहाँ क्या मिलेगा आपको वी स्क्वायर। अब 2500 को आप जब सॉल्व करोगे तो 2500, तो ये आपका आ जाता है 5, और यहाँ से जाएगा 0, तो 50 वोल्ट आपका रेटेड कैपेसिटी होगा, ठीक है, रजिस्टर के लिए। तो ये हो गया 50 वोल्ट, ठीक है। अब आपको निकालना है करंट रेटिंग, ठीक है ना। तो आपको पता है पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। अब आई आप निकाल सकते हो यहाँ से P डिवाइडेड बाई V करके। P की वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है, और V की वैल्यू हमने निकाली है 50 वोल्ट जो कि मैक्सिमम है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 0.02 एम्पियर। अब देखो मिली एम्पियर का कंसेप्ट क्या है,
0.02 एम्पियर हो गया। देखो मिली मतलब होता है 1 मिली इज इक्वल टू 1/1000, ठीक है। अब यहाँ पे समझना आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो इसको लिखा जा सकता है 0.020, ठीक है। अब इस डेसिमल को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 020, और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, जीरो आगे और लगा देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 30, मतलब 1000 का डिवीज़न करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाता है 20/1000, और 1/1000 को बोला जाता है 1 मिली। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 20 इंटू 1/1000। सो यू विल गेट हियर 20 मिली, और यूनिट क्या हो जाएगा, करंट है तो एम्पियर। तो इस तरीके से आपका दो जो रेटिंग है ये यहाँ पे निकल जाती है। ये है आपकी 20 मिली एम्पियर एंड 50 वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है। इसमें बोला गया द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन एलिमेंट। ये एलिमेंट आपको गिवन है, ठीक है। इस गिवन एलिमेंट में जो करंट और वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से इक्वेशन में दिए गए हैं, जिसमें आई टी बताता है आपको। ये आई टी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्रेजेंट करता है, और ये उसका मैथमेटिकल फंक्शन है -5t एम्पियर। इसको देख के डरना नहीं है, सर समझना कि करना क्या है। बेसिक लॉज यूज़ होंगे। वैसे ही वोल्टेज भी बताया गया, जो कि है वी टी इज इक्वल टू 10 इंटू e⁻⁻5t वोल्ट, ठीक है। अब ये दोनों ही केस किसके लिए हैं, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। और एक केस बोल रहा है इसका वैल्यू 0 भी होता है कब, जब t इज़ लेस देन 0 है, मतलब 0 से कम टाइम के लिए इसका वैल्यू 0 है, आई टी और वी टी दोनों का, ठीक है ना। उसको ऐसे ही लिख दिया हूँ ना। हमको निकालना है पावर सप्लाइड टू दी एलिमेंट। अब देखो पावर के लिए क्या यूज़ करेंगे, पीटी। पीटी आप जानते हो वी इंटू आई होता है, तो आपने क्या किया वी टी इंटू आई टी कर दिया। तो जब आप ऐसा करते हो इसकी वैल्यूज़ रखोगे तो आ जाएगा 5। वी टी की वैल्यू रखते हैं, पहले वी टी की रख देते हैं। तो यहाँ पे है 10 e⁻⁻5t, e⁻⁻5t इंटू आई टी की जगह रख देते हैं, तो आ जाएगा 5 इंटू e⁻⁻5t। So here you will get 10 into 5 is 50 and e⁻⁻5 हो जाएगा -10, एड ऑफ हो जाते हैं इंटू टी। तो इस तरीके से कुछ आपको पीटी की वैल्यू मिल जाएगी, जिसका यूनिट होगा वॉट में। तो इसमें से पॉसिबल आंसर इज डी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो थोड़े से ट्विक्स हैं इसमें, बाकी बेसिक फंडामेंटल तो वही है, ठीक है ना। तो इस तरह का पैटर्न यूज़ हो रहा है। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन द करंट आई टी एंड वोल्टेज वी टी ऑफ ए सर्किट एलिमेंट, द पावर पी टी एंड एनर्जी डब्ल्यू टी आर गिवन बाय। तो आपको पता होगा जो पावर होता है ये होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई होता है, एंड एनर्जी इज पी डिवाइडेड बाई, सॉरी, एनर्जी इज पी इंटू टाइम, करेक्ट है। तब देखो यहाँ पे वी टी इंटू आई टी होना चाहिए, अगर पी टी यूज़ कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वी टी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से यूज़ होगा। तो देखो किस में ऑप्शन में ऐसा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ऐसा है, मतलब ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्ट, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये देखो कि अगर ई को, अच्छा यहाँ पे एनर्जी को डब्ल्यू से दिखाया गया, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डब्ल्यू टी, ठीक है ना। डब्ल्यू टी में देखो किसका है, पावर से रिलेटेड अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर पी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आई हो रहा है, आई गलत हो गया है ना, और यहाँ पर पी हो रहा है तो ये भी ठीक है, ये वी यूज़ हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो ये देखो ऑलरेडी गलत है पीटी की वजह से, और यहाँ पे आई और वी की वजह से गलत हो गया। यहाँ अंदर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। पी का जब करोगे इंटीग्रेशन तब आपको डब्ल्यू या एनर्जी मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो ऐसे एलिमिनेशन प्रोसीजर से भी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to t पी टाउ इंटू डी टाउ। सो ऐसे ये बन जाएगा। चलिए एक और अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, द फेजर डायग्राम ऑफ ए लोड इज एज फॉलोज। अब देखो फेजर डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा पहले आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्या है फेजर डायग्राम में। तो सबसे पहला एलिमेंट हम यूज़ करते हैं रजिस्टर का। तो जब आप रजिस्टर का यूज़ करते हैं और इसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप को ड्रॉ करते हैं, जो कि ये फेजर डायग्राम, तो देखो कुछ इस तरीके से होता है। सपोज़ एक रजिस्टर है, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज लगाया कैपिटल वी,
और करंट यहाँ पर दे दी है कैपिटल आई। तो होना क्या चाहिए, अब यहाँ पे आप फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्या, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये देखो ऐसा। तो ये आपने वी ड्रॉ किया, यहाँ पर आ गया वी, और आई भी इसी फॉर्म में आ जाता है यहाँ पे, ये ऐसा, ये आई हो जाता है जिसकी वैल्यू होती है वी अपॉन आर, तो वी से थोड़ा छोटा बनता है। तो ये आपका आ जाता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। दिस इज़ अ फेजर डायग्राम फॉर रजिस्टर। तो इसमें वी और आई के बीच कोई भी एंगल नहीं होता, इसलिए इनको इन फेज कहा जाता है। वी इज़ इन फेज, वी इज़ इन फेज विथ आई, वोल्टेज करंट के साथ इन फेज में होता है। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है। सेकंड केस होता है इंडक्टर का। तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैगिंग होता है, आई लैग्स वी ऐसा बोला जाता है। तो इसका जो फेजर डायग्राम बन जाता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर ये वी है तो आई आपका नीचे की तरफ बनता है, मतलब लैगिंग एंगल होता है। अगर आप ऐसा देखें, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे जो करंट है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं तो करंट पीछे की तरह है कुछ एंगल से, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं इसमें कैपेसिटर के फॉर्म में। अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो देखो, अगर सिर्फ प्योर इंडक्टर है, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ उसको बता देता हूँ। अगर प्योर इंडक्टर है तब तो 90 डिग्री ही होता है, जैसे वी अगर ऐसा है तो जस्ट 90 डिग्री में आई होगा, ये 90 डिग्री होता है। कब, प्योर इंडक्टर के लिए, अगर प्योर इंडक्टर है। अगर रेजिस्टेंस मिक्स है तो 90 से कम हो जाएगा। सेम कैपेसिटर के लिए भी होता है, इसमें वी लैग करता है आई से, या इसको कह सकते हैं आई लीड्स वी, आई लीड्स वी, ठीक है। अब देखो कितने एंगल से, प्योर कैपेसिटर है तो 90 से करेगा, तो देखो ऐसा बना लो, ये आई हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। अब जो आपको फेजर डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप समझिए और उसके लोड को बताइए कि लोड कैसा है। अब देखो यहाँ पे जो करंट है उसका ये है फेजर, है ना, और वी यहाँ पे है, मतलब आई क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। देखो इंडक्टर वाला केस आ गया, तो एक इंडक्टर तो होगा ही इसमें, ठीक है ना। अब इंडक्टर के साथ और क्या हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है इनके बीच का, जैसे ये 55 बता रहा है, ये 10 बता रहा है, मतलब 45 डिग्री का एंगल है। 45 मतलब 90 नहीं है, 90 से कम है, मतलब आर भी है और एल भी है, दोनों है। अब इसमें ऑप्शंस में देख लो कौन सा है, प्योर इंडक्टर कैंसिल जो कि 90 डिग्री रहता है, आरसी लोड रहेगा तो ये लीडिंग साइड पे जाएगा, मतलब करंट ऊपर की तरफ रहेगा। आपको इस डायरेक्शन में देखना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है आपको, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है फेजर्स को। तो उस डायरेक्शन में देखो तो आई ऊपर होना चाहिए अगर कैपेसिटर है, तो ये वाला भी गलत, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, डी, ये करेक्ट हो गया। तो आर एल लोड तो है ही, है ना, और आर एल सी भी बताया गया है। देखो एक्चुअल में आर एल और सी तीनों जब रहते हैं तब देखा जाता है, जैसे देखो आर तो हो गया ये, ठीक है, और एल के लिए एक्सएल होता है और सी के लिए एक्सी होता है। अब अगर जब जेड निकालते हैं कंपोजिट, अगर आर एल सी लोड की बात कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी का यूज़ करना पड़ता है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर यूज़ करते हैं। ये कब, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक्सएल ज़्यादा है या एक्सी ज़्यादा है, ये वाले पार्ट में देखना है। देखो अगर एक्सएल ज़्यादा होगा एक्सी से तब आपका क्या बनेगा, इंडक्टिव साइड पे रहेगा, मतलब लैगिंग बनेगा। और अगर एक्सी ज़्यादा हो जाता है एक्सएल से तो लीडिंग बन जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ, इफ़ एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्सी तो क्या होगा, ये लैगिंग होगा। देखो एल इंडक्टिव नेचर का है, ये ज़्यादा है तो लैगिंग हो गया, ठीक है, लैगिंग नेचर का लोड होगा, मतलब वी ऊपर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आई पीछे रहेगा। सेकंड केस हो जाएगा जब एक्सएल इज़ लेस देन एक्सी, तब केस रहेगा लीडिंग का, मतलब करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। अब यहाँ पे थर्ड केस भी हो सकता है जब दोनों बराबर हो, तो एक्सएल बराबर होगा एक्सी के, तो क्या हो जाएगा आपका रजिस्टिव हो जाएगा, मतलब यूनिटी हो जाएगा, यूनिटी में इन फेस हो जाएंगे वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है आर एल सी विथ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल को, एक्सी को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। So with the inductive reactance more than the capacitive reactance, that means it's saying option D XL is greater than XC। तो इसका मतलब ये है कि जो XL है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आंसर जो है आपका करेक्ट होता है।
तो ठीक है, ये रहा आपका लेक्चर 1 का पार्ट 2। पार्ट 3 भी इसके जस्ट बाद हम रिलीज़ कर देंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।